ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हमने लास्ट सेशन में देखा था प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमें कैसे करनी है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर हमने फॉर्म जो फिलअप करना था, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी है वो हमें, हमारी एप्लीकेशन जाती है डिपार्टमेंट के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको एप्लीकेशन मिलने के बाद वो क्या करता है, बराबर। तो जैसे ही आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास डिटेल जाएगी, तो उसके बाद आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसा मेल आएगा आपको। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जो अभी एक मैंने एप्लीकेशन की थी, जिसका जीएसटी नंबर आया था 13 दिसंबर को। ठीक है, तो उसी की प्रोसेस में आपको यहाँ पे मेल कैसे आता है वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो मेल आया है वो है यहाँ पे हाइपरलिंक फॉर आधार ऑफ द एप्लीकेंट, बराबर। हाइपरलिंक आती है, यानी कि आधार ऑथेंटिफिकेशन हमें करने के लिए एक लिंक आता है जो मेल पे आता है, और यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लिक हियर करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आधार केवाईसी करने के लिए हमें डिटेल पूछेगा, उसमें हमें आधार नंबर अपना डालना है, बराबर। अब जब आधार नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, उसके बाद ये आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये करना कंपलसरी है अभी, आधार वेरिफिकेशन, जब हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं तब। ठीक है, अब ये जब प्रोसेस हमने किया, आधार वेरिफिकेशन कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, जब प्रोसेस में हमने देखा था आधार ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 डेज में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ग्रांट करते हैं, अगर कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, तो आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए यही जो लिंक है, जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसको विद इन 24 आवर्स में आपको मिल जाती है। फिर यहाँ पे जाके हमें आधार वेरिफिकेशन कर देना है। ठीक है, देन क्या होता है, जब आप आधार वेरिफिकेशन करते हो, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, मतलब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं वो कैसे पता चलता है हमें, बराबर। पीडीएफ में वो डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास आता है। देखिए, ऐसे वो लिंक ओपन होती है, बराबर, और हमें यहाँ पे हमारा आधार नंबर जो है वो ऐड करना होता है। यहाँ पे जब हम आधार नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम आधार नंबर ऐड कर देंगे, देन हमें क्लिक करना है वैलिडेट आधार। जब हम आधार वैलिडेट कर देते हैं, उसके बाद इस तरीके से हमें एक मैसेज आता है, वहां पे दिख सकते हैं हम कि यहाँ पे सक्सेसफुल, या आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आधार वेरिफिकेशन जो है वो कंफर्म हो सकता है। अब ये कंफर्मेशन हो जाने के बाद हमें एक मिलता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिसे बोलते हैं ARN नंबर। ये आधार वेरिफिकेशन नहीं करोगे तब तक मिलेगा नहीं, बराबर। और ये जो लिंक होती है वो 14 डेज के लिए वैलिड रहती है। 14 डेज में आपको ये आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गए आधार वेरिफिकेशन की प्रोसेस। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको ARN का एक मैसेज आता है। देखिए, इंटीमेशन ऑफ ARN जनरेशन, ये मैंने हाल ही 26/11 को प्रोसेस किया था, लास्ट मंथ में, उसका ये डेटा है, बराबर। यहाँ पे आपको मेल के अंदर बताते हैं, योर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन GSTR रजिस्ट्रेशन 1 सबमिटेड सक्सेसफुली अगेंस्ट। अब ये जो है हमारा ARN नंबर है। अब ये डबल ए से जो शुरू होकर आता है, ये हमारा ARN नंबर है। अब ये ARN नंबर से हम हमारी एप्लीकेशन जो है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची। ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इसको हम बोलते हैं। अब एप्लीकेशन नंबर आ जाने के बाद क्या होता है, 7 दिन के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है सब कुछ, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देता है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम लगता है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फिर क्वेरी रेज होती है, बराबर। तो इस केस में क्वेरी रेज हुआ। अब ये क्वेरी रेज क्या हुआ है, तो इस मेल पे आपको अंदर कुछ नहीं बताते, ऐसे आपको मेल आता है। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये ARN नंबर कब मिला, ARN की जो डेट थी वो 26/11, यानी कि 26 नवंबर को मुझे ARN मिल गया।
आधार वेरिफिकेशन करने के बाद। उसके बाद देखो ये टाइम जो उसका होता है वो टाइम लेते हैं, और उसके टाइम के बाद यानी कि मुझे 3 दिसंबर को 3 दिसंबर को यानी कि 7 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जो होता है उसको प्रोसेस करनी है, और 7 दिन के अंदर उसको लगता है, यानी कि 3 दिसंबर को उसने क्वेरी रेज किया है। क्वेरी रेज ऑन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्या क्वेरी रेज किया है वो यहाँ पे नहीं दिखाता, यहाँ पे हमें बताता है कि प्लीज यूज द एसएसएन रेफरेंस नंबर, व्यू डाउनलोड प्रिंट द सोकॉज नोटिस। ये हमें खाली ये दिखाता है कि आपको ए सोकॉज नोटिस इश्यू किया गया है, यानी कि जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए वो आपको पोर्टल पे जाके टीआरएन नंबर से लॉगिन करके वो नोटिस डाउनलोड करनी है, और जो नोटिस डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड करके आपको वहां से चेक करना है कि भाई इसमें क्या क्लेरिफिकेशन उसने मांगा है। जो भी क्लेरिफिकेशन मांगा है वो हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी आगे प्रोसेस होगी नहीं। इसका भी टाइम होता है, वो टाइम सब कुछ जो भी होता है वो आपको एससीएन यानी कि जो भी हमारी सोकॉज नोटिस है उसके अंदर वो मेंशन करते हैं, बराबर। अब देखते हैं ये सोकॉज नोटिस किस तरीके से है। तो ये सोकॉज नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस टाइप की एक सोकॉज नोटिस आती है जो हमें टीआरएन नंबर से जीएसटी पोर्टल पे जाके डाउनलोड करनी है, और उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके अंदर जो भी डिटेल हमें बताई है वो डिटेल हमें क्लैरिफिकेशन में सबमिट करनी होती है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये जो नोटिस है वो कब किया है, 3 दिसंबर को, बराबर। ये 3 दिसंबर को नोटिस इश्यू की गई है, और क्या बताया है नोटिस के अंदर आप देखो, ये उसका रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे आपका नाम आता है, जिस नाम से हमने एप्लीकेशन किया उसका एड्रेस आता है, और यहाँ पे उसका एआरएन नंबर आता है। और नोटिस हमें मेंशन किया है, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इस केस में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। इस केस के अंदर नोटिस के अंदर पूछा गया है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमें यहाँ पे बताया है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड other please specify first kindly upload colored original not the downloaded one scan ownership document। एग्जाम्पल भी दिया है, लाइट बिल, इंडेक्स टू कॉपी, रजिस्टर्ड सेल डीड एटसेट्रा। यानी कि इस केस में हमने जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए थे, जैसे कि ये रेंटेड प्रॉपर्टी थी, यानी कि उनका जो था ऑफिस वो रेंट वाला था, तो रेंट एग्रीमेंट हमने इसमें अपलोड किया था। पर रेंट एग्रीमेंट के क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट के साथ कभी कभी जो प्रूफ होता है, यानी कि लाइट बिल, टैक्स बिल वगैरह होता है, वो प्रॉपर तरीके से अगर रेंट एग्रीमेंट में अटैच नहीं हुआ है तो ऐसा क्लैरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर मांग सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये मांगा है कि आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का कोई भी ओनरशिप का जो भी है वो ओरिजिनल जो है वो अपलोड करना है। रेंट एग्रीमेंट जब करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जेरोक्स कॉपी होती है, कॉपी होती है तो वो ओरिजिनल नहीं होती, मतलब जेरोक्स निकाल के वो हमने स्कैन करके अपलोड किया है, तो यहाँ पे वो लोग क्लेरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई भी है, पॉइंट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसी के चलते आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल होगा या रिजेक्ट होगा ये तय होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी ये सॉकॉज नोटिस यानी कि एससीएन हुई है। और दूसरा क्या है, दूसरा नंबर पे ये बताया है कि प्लीज अपलोड कलर्ड स्कैन आईडी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट है उनका कलर्ड स्कैन आईडी प्रूफ भी हमें अटैच करना है। तो हमने प्रोसेस में देखा था कि जो भी एप्लीकेंट है ना उसका पैन नंबर जाता है, नंबर डालना होता है, आधार का नंबर डालना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट नहीं होता, मतलब अटैच नहीं होता था। अटैचमेंट के अंदर तो खाली क्या था, हमारे पास फोटो था उनका, और एड्रेस प्रूफ के लिए भी खाली एड्रेस ही देना था, एड्रेस का प्रूफ कुछ डालना नहीं था, मतलब अटैच नहीं करना था। मैं एप्लीकेंट की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल प्लेस में हमें एड्रेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वो सबमिट करना था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये मांगा है कि भाई आप एप्लीकेंट है उनका भी आईडी प्रूफ अटैच करिए, और दूसरा है ऑनर यानी प्रॉपर्टी के जो ऑनर है उसका भी पैन, वोटर आईडी, बोथ साइड वो भी आप यहाँ पे अपलोड करिए। फिर इसके अंदर ये जो हमने क्या मांगा है वो तो पता चल गया। अब क्या दिया है नीचे देख सकते हैं आप कि ये जो आपको सबमिट करने के लिए बोलते हैं, डेट कौन सी बताई है, 12 दिसंबर। और जो हमारा नोटिस था वो इश्यू कब हुआ है,
3 दिसंबर को। टाइम यहाँ पे आप देखो, हमने 25 को एप्लीकेशन किया, 26 को आधार वेरिफिकेशन किया, फिर 3 दिसंबर को ये सॉकॉज नोटिस इशू हुआ, फिर इन्होंने टाइम दिया यहाँ पे 12 दिसंबर तक आपको इसमें सबमिट कर देना। अगर आप 12 दिसंबर तक ये सबमिट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसल्ड हो जाता है, अप्रूव होता नहीं है। 12 दिसंबर तक आप अंदर जो भी यहाँ पे जो भी क्लेरिफिकेशन मांगा है वो हम सबमिट कर देते हैं, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आगे की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सबमिट कर दिया था। अब जो सबमिट करते हैं जब, तब भी हमारे पास एक मेल आता है। जब क्लेरिफिकेशन फाइल करते हैं तब वो कैसे फाइल करना है, वही फाइल वापस करना है, टीआरएन नंबर से जाके लॉगिन करके जहां पे हमें वो दिया है वहां पे ये सबमिट कर देना है। तो जैसे ही मुझे ये 3 तारीख को नोटिस मिला था, तो फिर मैंने क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मंगवाए, और जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आए थे 7 तारीख को, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 7 दिसंबर को मैंने ये क्लेरिफिकेशन सबमिट किया। उसका मेल है सबमिशन ऑफ फॉर्म फाइलिंग क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेशन टू फाइलिंग क्लेरिफिकेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एट जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन 4, ये फॉर्म का नाम है। ठीक है, तो इस मेल के थ्रू हमें ये कंफर्मेशन देते हैं कि भाई आपने अपना जो क्लेरिफिकेशन है वो सबमिट कर दिया है। अब क्लेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर जो होता है जिसने जो भी मांगा था उसके साथ वो मैच करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने मांगे थे वो इधर आ गए कि नहीं। अब जब क्लेरिफिकेशन मैंने फाइल किया तो क्लेरिफिकेशन फाइल करने के बाद 13 दिसंबर को इसका जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया। जब अप्रूवल होता है तब ऐसा मेल आता है, जब अप्रूवल होता है जीएसटी नंबर तब ऐसा मेल आता है, वेलकम टू जीएसटी फैमिली। और आप देख सकते हैं ये 13 दिसंबर को मेल आया है। अब इस मेल के अंदर क्या है, इस मेल के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी है वो वेलकम टू जीएसटी फैमिली ऑफ 1.23 करोड़ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ऐसा कुछ मैसेज है, बराबर। और आपका जो एआरएन नंबर था वो भी यहाँ पे मेंशन किया होता है। इस नंबर से अब आपकी एप्लीकेशन थी वो 25 नवंबर को आपने किया था एप्लीकेशन, हैज बीन अप्रूव्ड एंड यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज अ जीएसटी टैक्स पेयर। ये मैसेज हमें यहाँ पे मिला। अब इस मैसेज के साथ ये जो 2 चीजें आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, दूसरा उसके साथ यूजर नेम आता है और एक पासवर्ड आता है। ये वन टाइम पासवर्ड होता है, बाद में हमें पासवर्ड क्रिएट करना होता है, यूजर नेम हमें क्रिएट करना होता है। ठीक है, वो कैसे करना है हम जीएसटी साइट पे अभी जाके देखते हैं, बट ये मेल आपका जो आया मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव हो गया। जीएसटी नंबर का जो है फॉर्मेट हमें पता है, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट जो होता है वो सबसे पहले जो 2 नंबर्स आते हैं वो आता है स्टेट कोड। सबसे पहले जो 2 आता है कोड वो क्या आता है, स्टेट कोड, यानी कि हमारा गुजरात का है तो ये 24 आएगा। उसके बाद 10 डिजिट जो आते हैं वो आते हैं हमारे पैन नंबर का, पैन नंबर आता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 1 आता है, और बाकी के 2 डिजिट हमें जो यहाँ पे इधर आते हैं। उस तरीके से हमारा ये 15th नंबर का जीएसटी नंबर आता है, 15 कैरेक्टर का। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जीएसटी नंबर हमारा मिल गया। 24 है गुजरात के लिए, फिर पैन नंबर है, और फिर 1 है, और बाद में है Z और J। ये जो बात लास्ट वाले 2 कैरेक्टर है वो चेंज होते रहते हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इस तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया अप्रूव। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है हम देखते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ आपका जब डाउनलोड करेंगे तब इस तरीके से आएगा। कैसे डाउनलोड करना है हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं, प्रोसेस में आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है लाइव। ठीक है, पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ऐसा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, बराबर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 3 पेज का होता है, और यहाँ पे लिखा होता है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06, और ये बताया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सबसे पहले ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जीएसटी नंबर आता है जो 24 से शुरू होता है, बाद में पैन नंबर और बाद में 3 डिजिट। फिर लीगल नेम जो आपका पैन कार्ड में नाम था वो, ट्रेड नेम यहाँ पे जो भी आपने अपना बिजनेस का नाम प्रोवाइड किया है वो होगा, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन आपने जो भी लिया था वो, यानी कि प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, कंपनी है तो कंपनी, जो भी है एचयूएफ है तो एचयूएफ। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस आता है जो आपने मेंशन किया था, जिसके प्रूफ आपने अटैच किए थे। और
खास ध्यान रखना ये है कि पीरियड ऑफ वैलिडिटी कब से आपका ये नंबर स्टार्ट होता है, तो 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर से ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हुआ है, तो 13 दिसंबर के बाद आप ये जो नंबर है आप कहीं पे भी अपने इनवॉइस में या फिर परचेस जब करते हैं वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, फिर उसके आईटीसी भी आप ले सकते हैं आफ्टर 13 दिसंबर। 13 दिसंबर के पहले नहीं, क्योंकि 13 दिसंबर को आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो 13 दिसंबर के बाद की आपको जीएसटी के सारे जो रूल्स रेगुलेशन, जो भी कॉम्प्लायंस से रिटर्न फाइल करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके पहले था वहां पे आपका कहीं पे भी जीएसटी की कुछ लायबिलिटी नहीं थी, बट आफ्टर 13 दिसंबर आपको सब कुछ मैनेज करना रहेगा। ये फर्स्ट पेज है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, जहाँ पे इतनी चीजें मेंशन होती है और किसने, कौन से ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, देन सेकंड पेज पे आए, सेकंड पेज पे जो है एनेक्चर 1 होता है, ये यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर होता है, लीगल नेम होता है और ट्रेड नेम होता है बस। और कोई एडिशनल प्लेस अगर आपने ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे एडिशनल प्लेस मेंशन होता है। ठीक है, और लास्ट में आता है थर्ड पेज, थर्ड पेज यानी कि एनेक्चर बी। यहाँ पे लीगल नेम, ट्रेड नेम, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का फोटो यहाँ पे आएगा, बराबर, उसका नाम, डेजिग्नेशन और रेसिडेंस स्टेट कौन सा है वो आएगा। पार्टनरशिप फॉर्म है तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर होंगे 2 3 4 वहां सबका ये डिटेल यहाँ पे इसी पेज में आएगा। कंपनी है तो जितने डायरेक्टर है उतने यहाँ पे आएगा। एचयूएफ है तो जो करता है उसका फोटो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिलता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस। ये 3 पेज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हमारा। ओके, चलिए अब जैसे ही हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है तो उसके बाद हमें प्रोवाइड करनी होती है बैंक की डिटेल्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट को। जब हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की वहां पे कहीं पे बैंक डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन नहीं था। पहले जो प्रोसेस होता था वहां पे बैंक की डिटेल पहले मांगते थे, बट अभी क्या हो गया है, चेंज हुआ है थोड़ा, कि आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए, जैसे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे तो सीधा आपको वहां पे फाइल अमेंडमेंट करके ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप फाइल अमेंडमेंट पर जाओगे आपको बैंक डिटेल वहां पे ऐड करनी है, और बैंक डिटेल ऐड करने की सिंपल एकदम प्रोसेस है। प्रोसेस जो है एकदम सिंपल से होती है कि वहां पे आपको सीधा बैंक का नाम, जो भी आपका अकाउंट नंबर है और जो भी आपका चेक वगैरह वो अपलोड करना है साथ में, बराबर। वो भी हम देखते हैं अभी लाइव, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब बैंक का सबमिशन किया 13 दिसंबर को, जैसे मैंने आईडी पासवर्ड क्रिएट किया तो अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट के अंदर जैसे मैंने सबमिट किया तो मुझे ऐसी एक मेल आ जाती है, रिमाइंडर फॉर सबमिटिंग द बैंक डिटेल। बट वो मैंने सबमिट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ गया कि आपने जो भी बैंक का डिटेल जो है वो आपने सबमिट कर दिया है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, जो पहले सेक्शन 28 में है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अमेंडमेंट के अंदर जो बैंक का डिटेल हम ऐड करते हैं वो अमेंडमेंट है, वो तो कंपलसरी अमेंडमेंट है और रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत आपको करना ही है। अमेंडमेंट इसलिए क्योंकि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे वो डिटेल नहीं दी थी, इसलिए उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद आप कुछ भी डिटेल चेंज करते हो पोर्टल पे, वो कहलाता है अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट के अंदर 2 टाइप के अमेंडमेंट होता है, एक होता है कोर फील्ड और एक होता है नॉन कोर फील्ड। अब कोर फील्ड में क्या क्या आप एड्रेस चेंज कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे मैं देखूं तो एक होता है लीगल नेम ऑफ बिजनेस एंड दूसरा होता है एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये दोनों में ही हम चेंज कर सकते हैं, ये होते हैं बिजनेस के कोर फील्ड। कोर फील्ड का मतलब ये होता है कि जो पैन नंबर के बेस पे आप चेंज करते हो वो। जीएसटी नंबर जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हमारा किस पे बेस पे होता है, पैन नंबर पे, बराबर। वो पेन पे बेस होता है ना, तो इसीलिए पैन नंबर में आप कुछ भी चेंज करते हो, यानी कि सेम पैन नंबर है और बिजनेस के अंदर नेम चेंज किया आपने, प्लेस चेंज किया, तो ये कोर फील्ड हो जाता है, बराबर। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज पर कैसे होता है, पैन नंबर, यानी कि मैंने पैन नंबर में नाम अपना चेंज करवाया तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करवाना पड़ेगा, जीएसटी में भी चेंज करना पड़ेगा, वो हो गया लीगल नेम ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ट्रेड नेम की बात नहीं होती है, क्या होता है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, बराबर। लीगल नेम ऑफ बिजनेस कैसे होता है, एज पर पैन नंबर होता है।
एड्रेस, एड्रेस जो भी हमें डालना होता है प्रिंसिपल प्लेस का, जैसे हमने रेंट पे था जगह तो चेंज की, तो फिर हमें एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। एडिशनल प्लेस हमें ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे हम अमेंडमेंट करके कर सकते हैं। बट ये खास आप एक नोटिस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, एडिशन, डिलेशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डायरेक्टर्स। एचयूएफ है तो कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब जैसे ही हमने किसी को अथॉरिटी दी है, जो पर्सन है यानी कि पार्टनर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर ऐड हुआ या कोई पार्टनर को हमने रिमूव किया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर में चेंजेस हुआ, एचयूएफ में कर्ता के नाम के अंदर या उसका कुछ भी चेंजेस हुआ, मैनेजिंग कमिटी जो है वैसे कुछ चेंज हुआ उसमें, बराबर। तो ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसको बोलते हैं कोर फील्ड। अब कोर और नॉन नॉन कोर के अंदर डिफरेंस क्या है वो समझिए। कोर फील्ड का अंदर जब आप अमेंडमेंट करोगे तो कोर फील्ड के अंदर अमेंडमेंट करने के टाइम पे आपको एप्लीकेशन करनी है अमेंडमेंट की। वो एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट अप्रूवल नहीं होगी, वो एप्लीकेशन जाएगी प्रॉपर ऑफिसर के पास, वो जो भी डॉक्यूमेंट है वगैरह वो सब चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और 15 डेज के अंदर आपको जो अमेंडमेंट है वो अप्रूवल देगा। ठीक है, ये कोर फील्ड के अंदर खास ध्यान में रखना है। देखिए एक खास नोटिस, चेंज ऑफ दिस टू पर्टिकुलर शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्टेन अंडर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर ऑन द सेम पेन। मतलब एक ही पान नंबर से मैंने जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए हैं, यानी कि मैं स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने हैं, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए हैं वहां सब में हमें ये चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का चेंज किया, गुजरात के अंदर जो था उसमें चेंज किया, तो दूसरा दूसरा कोई स्टेट का है वहां पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। नेम में कुछ चेंज किया तो वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, जितने रजिस्ट्रेशन है वहां पे सब में मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। ये होता है कोर फील्ड का चेंजेस अमेंडमेंट। दूसरा आता है नॉन कोर। नॉन कोर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, ऑथोराइज पर्सन, एचएसएन कोड, एसएससी कोड और बैंक डिटेल। बैंक डिटेल को जैसे हमें मैंडेटरी करना ही है। अब ये सारे जो होते हैं नॉन कोर फील्ड होते हैं। अब इसमें हमें प्रॉपर ऑफिसर की वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन किया, अमेंडमेंट किया, तुरंत ही नंबर चेंज होता था हो जाता है। ईमेल आईडी आपने जैसे किया तुरंत चेंज हो जाता है, सीधा ओटीपी आपको उसी के नंबर उसी ईमेल पे आ जाता है। ठीक है। ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज पर्सन कौन होता है? ऑथोराइज पर्सन जैसे प्रोपराइटर के अंदर प्रोपराइटर खुद होता है, या फिर वो कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर को या अपने अकाउंटेंट को या टैक्स कंसल्टेंट को भी रख सकता है। तो अगर उसको वो चेंज करना है तो वो भी वो कर सकते हैं ऑथोराइज पर्सन को। पार्टनरशिप है तो पार्टनर के अंदर ए बी सी 3 पार्टनर थे, पहले ए ऑथोराइज था, अब बी को अथॉरिटी देना है, ए उतने काम में एंगेज नहीं है, बराबर, तो वो भी हो गया। डायरेक्टर के अंदर कंपनी के अंदर वैसा होता है कि ऑथोराइज पर्सन चेंज करना है तो यहाँ पे हम वो चेंज कर सकते हैं। एचएसएन और एसएससी के अंदर ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट हमने चेंज किया, बराबर, कोई प्रोडक्ट का एचएसएन कोड हमारा चेंज हुआ, या कोई प्रोडक्ट हम बेचते नहीं थे पहले, अभी उस प्रोडक्ट के अंदर डील करना है तो मुझे एचएसएन कोड वहां पे ऐड करना है, या कोई था एचएसएन कोड जो अभी काम उसमें नहीं करते तो वो रिमूव करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू हमें नहीं करना है, प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन नहीं करेगा, बट ये जो है वो आपको जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही करना है, और आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी कि ओटीपी डाल के आप उसका जो भी चेंज है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड का दो अमेंडमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब हम इसको लाइव करके देखेंगे कितना, किस तरह से हम इसको अमेंडमेंट की प्रोसेस करते हैं। डीएचएसपी नो पासवर्ड आ दीजिए, आईडी पासवर्ड।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया तो हमें पहले सबसे पहले कैसे लॉगिन करना है और आईडी पासवर्ड कैसे हमें क्रिएट करना है, बराबर। तो यहाँ पे हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये लॉगिन वाली स्क्रीन आएगी, बट यहाँ पे हमें लॉगिन जो डिटेल बता रहा है यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया हुआ है वहां से हम लॉगिन कर सकते हैं। पर जैसे मुझे पहली बार रजिस्ट्रेशन जब मिलता है तब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन वाला ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम वाला जो यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे क्लिक हियर दिया है, देखो वहां पे क्लिक करना है, बराबर, ये वाला। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यही स्क्रीन खुलेगी, बट वहां पे आपको क्या डालना है, यूजर नेम जो आपके मेल में आया था जो होता है आपका जीएसटी नंबर, पासवर्ड जो मेल के अंदर हमें दिया था वही, वो पासवर्ड वन टाइम होता है, बराबर। वैसे ही आपने ये स्क्रीन पे जाके यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो आपके पास दूसरा पेज ओपन होता है, जो अभी हमारे पास कोई है नहीं तो मैं यहाँ पे लाइव प्रोसेस करके नहीं दिखा सकता मैं आपको, बट किस तरीके से करना है तो सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दूसरी जो स्क्रीन है वन टाइम फर्स्ट टाइम लॉगिन वाली, वहां पे मैंने यूजर नेम डाला मेरा जीएसटी नंबर और पासवर्ड जो मुझे मेल में आया था वो, उसके बाद तुरंत दूसरी स्क्रीन ओपन होती है और वो होती है यूजर नेम क्रिएट और पासवर्ड क्रिएट की। तो वहां पे आप अपना खुद का यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो, बराबर, और खुद का पासवर्ड जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। और उसी के साथ आपका जो ईमेल और मोबाइल था जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वहां पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी से आप वेरीफाई करो तो वो वहां पे आपका नेम यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अमेंडमेंट का प्रोसेस देखते हैं, अमेंडमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे कंपनी का लॉगिन कर रहा हूँ जिसका हमने लॉगिन बनाया हुआ है, ठीक है। हम्म, हम्म। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे मेरे लास्ट 5 रिटर्न फाइल किए हैं कि नहीं वो यहाँ पे डिटेल आती है, बराबर, और रिटर्न फाइलिंग का प्रेफरेंस क्या है वो इधर आता है। आगे के कॉम्प्लियंस में हम देखेंगे रिटर्न फाइलिंग में मंथली क्वार्टरली क्या होता है वगैरह, बराबर। अब अमेंडमेंट के लिए मुझे जाना है सर्विसेज में, सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा क्लेरिफिकेशन फाइल करना है तो आपको यहाँ पे जाना है, जैसे हमने वो क्लेरिफिकेशन किया था वो। और जो अमेंडमेंट के दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है नॉन कोर के लिए और दूसरा है कोर के लिए, बराबर। तो अब पहले हम जाते हैं यहाँ पे कोर फील्ड के अंदर। तो कोर फील्ड पे जैसे ही क्लिक किया हमने तो देखो ये जैसे एप्लीकेशन की स्क्रीन हुई थी वैसे ही स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई, और यहाँ पे देख सकते हैं सब ऑप्शन नहीं है, ओनली 4 के 5 ही ऑप्शन है। अब बिजनेस डिटेल यानी कि डिटेल्स ऑफ बिजनेस, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, तो देखो यहाँ पे पेंसिल का मार्क यानी कि एडिट का मार्क है तो आप इसको अमेंड कर सकते हैं, इसे क्लिक करके उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेड नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बराबर। फिर यहाँ पे आता है लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे वैसे ही आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। और डेट ऑफ अमेंडमेंट, कौन सी डेट को मैंने अमेंडमेंट किया वो भी यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि मैं आज की डेट में अमेंड करता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, नाम के अंदर जो भी चेंजेस हुआ है वो, फिर यहाँ पे उसकी डेट आज की डाल के उसका रीजन भी यहाँ पे मुझे देना है कि भाई बिजनेस का नाम जो है मेरा लीगल नेम मैंने चेंज क्यों किया, ठीक है। तो ज्यादातर जो होता है कंपनीज के अंदर नेम चेंज कब होता है, तो कंपनी जब
ट्रांसफर होती है तब चेंज होता है। जैसे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होती है तो उसका नाम चेंज होता है। कंपनीज के केस में ये होता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कोई पार्टनर जब चेंज होते हैं तो फिर नाम चेंज करने लगते करने का कोई इरादा रखते हैं तो फिर नाम चेंज हो सकता है, तो वहां पे नई डीड बनती है। एलएलपी के अंदर भी सेम ऐसा होता है। प्रोपराइटर के केस में कुछ ऐसा होता है कि उसको ट्रेडमार्क वगैरह कुछ रजिस्टर्ड करना है, अपने जब उसने बिजनेस चालू किया तो उस नाम से कर दिया था, बट अब उस नाम से उसको ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा है तो वो नाम चेंज कर सकता है। तो जैसे वो नाम चेंज करेगा उसको जीएसटी में भी यहाँ पे कोर फील्ड में जाके नाम चेंज करना है और उसको जो भी है वो रीजन यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो भी डिटेल आप डालोगे उसको फिर आप सेव कर लो, फिर उसको आपको यहाँ से जो भी अटैचमेंट देना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। एडिशनल नेम ऐड करना है तो आप यहाँ से एडिशनल नाम ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक बिजनेस का 2 नाम भी हो सकते हैं, बराबर, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये हो गया बिजनेस का। अब देखो प्रमोटर और पार्टनर की डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर है उतने यहाँ पे ऐड है, पर यहाँ पे देखो व्यू का ऑप्शन है, एडिट का नहीं है। इसका मतलब कि कोर फील्ड में हम प्रमोटर, पार्टनर या प्रोपराइटर के डिटेल में कुछ चेंज कर सकते नहीं है, बराबर। प्लेस ऑफ बिजनेस, तो प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर देखे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो आप नीचे जाओगे वहां पे एडिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से जब हम एडिट करेंगे उसके बाद ये जो एड्रेस है जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है वो एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी डाला हुआ है 603 सुभाष काला, जो भी एड्रेस है वो सब यहाँ पे डाला हुआ है, पर यहाँ पे देखो अभी एडिटेबल नहीं है, तो वहां पे नीचे मुझे पहले एडिट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एडिट क्लिक करूंगा तो एडिट पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, देखो, बराबर। उसके पहले हम एडिट कर सकते नहीं थे। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज किया हमने तो फिर वापस उसका जो भी है वो जुरिडिक्शन, स्टेट और सेंटर जो भी चेंज होता है तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। देखो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गया वही रहेगा, उसको हम चेंज कर सकते नहीं है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेंज करना है तो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। फिर जो भी एड्रेस हमने किया उसका यहाँ पे पोजीशन का नेचर सिलेक्ट करना है, ऑन है, कंसेंटेड है, लीज है या अदर है, कुछ भी जो भी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, बराबर। और उसका जो भी है वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी भी हम यहाँ पे चेंज करनी है तो कर सकते हैं। पहले हमारी ऑफिस थी, अब ये फैक्ट्री है तो वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्री सिलेक्ट कर लिया, ऑफिस निकाल दिया, फैक्ट्री सिलेक्ट कर लिया, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। वो भी उसका भी हमें रीजन देना है। जो भी अमेंडमेंट करोगे उसका पर्टिकुलर कोई रीजन होता है, वो रीजन के साथ हमें अमेंडमेंट करना है और डॉक्यूमेंट के साथ अमेंड करना है, बराबर। जो भी है हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो जो भी डिटेल मैंने नहीं डाली वो सेव होगी। देखो डेट नहीं डाली यानी कि जो भी ये रेड डॉट वाला है वहां पे मैंने कुछ डिटेल नहीं डाली तो वो सेव होगा ही नहीं। एंड रेड डॉट वाले जितने भी है, ये देखो अटैच डॉक्यूमेंट का भी ये एरर आ गई, तो ये सब आपको करना है। जब आप करोगे उसके बाद ही वो सेव होगा। अभी मुझे करना नहीं है इसलिए मैं आपको कैंसिल किया, आपको दिखाने के लिए खाली मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रिंसिपल प्लेस का हो गया, यहाँ पे देखो 3 टिक मार्क हो गई, बराबर। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया तो वो ऐसे ही है। फिर एडिशनल प्लेस जो है, एडिशनल प्लेस का ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन नहीं है, देखो। इसके लिए मुझे पहले यहाँ पे जाके नीचे ओपन करना पड़ेगा, ये हैव एडिशनल प्लेस, ये करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम तो एडिशनल प्लेस का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा, बराबर। अब यहाँ से हम 0 था, अब मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो यहाँ पे हम ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू करेंगे तो हम यहाँ पे दूसरा कोई प्लेस हमारा एड्रेस का जो भी है, ब्रांच है, कुछ भी है, शोरूम है, फैक्ट्री है, कुछ भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोर फील्ड वाला। बस लास्ट में कुछ नहीं, जैसे हमने एप्लीकेशन की थी वैसे ही आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे टिक करके जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो आपको सिलेक्ट करके प्लेस डालना है और आपको सबमिट करना है थ्रू ईवीसी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया तो देखो यहाँ पे डीएससी थ्रू, पर हमें क्या करना है, ईवीसी थ्रू हम सबमिट करेंगे। ईवीसी यानी कि हमारे मेल के अंदर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के हम यहाँ पे ये एप्लीकेशन कर सकते हैं अमेंडमेंट की। ये कौन सी एप्लीकेशन होगी, कोर फील्ड के लिए, ठीक है। अब नॉन कोर फील्ड के लिए देखते हैं, तो वैसे ही जाना है वहां पे,
पर यहाँ पे अभी कौन सा ऑप्शन लेना है मुझे, नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड के अंदर क्या क्या ऑप्शन ओपन होते हैं देखो, तो बिजनेस डिटेल का ऑप्शन बंद है, यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते, देखो नाम के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते नहीं है, बराबर। तो ये ऑप्शन कोर फील्ड का था, नॉन कोर में ओपन नहीं होगा। प्रमोटर का वहां पे बंद था, पार्टनर का वहां पे बंद था, तो यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन आ गया। तो नॉन कोर फील्ड में हम पार्टनर या डायरेक्टर के अंदर कुछ भी चेंज करना है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अथॉरिटी सिग्नेटरी के अंदर भी हमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी ये डायरेक्टर है अथॉरिटी सिग्नेटरी में, अब उसको हमें कोई नया और डालना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हमें कोई अपॉइंट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं नॉन कोर के फील्ड के अंदर, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है या फिर कोई अदर होता है, बराबर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या हो गया, अब इसको बंद करना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हम जब जाएंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, नीचे ऑडिट का ऑप्शन भी नहीं है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस की डिटेल जो है वो कौन से अमेंडमेंट में आती है, कोर अमेंडमेंट में, नॉन कोर में आएगी नहीं। यहाँ पे आप पार्टनर की, प्रमोटर की, प्रोवाइडर की डिटेल चेंज कर सकते हैं, ऑथोरिटी सिग्नेटरी की डिटेल चेंज कर सकते हैं, और HSN कोड जो हमने यहाँ पे डाले थे, बराबर, गुड्स और जीएसटी एसएसजी जो भी था वो 5 हम डाल सकते हैं मेजर, उससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने ये सब लिए हुए हैं, अगर मुझे कोई भी निकालना है तो यहाँ पे मैं डिलीट करके निकाल सकता हूँ, और जैसे मैंने एक डिलीट किया तो नीचे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे मैं दूसरा को ऐड कर सकता हूँ। ये गुड्स के लिए है और ये सर्विस के लिए है। सर्विस के लिए मैंने अभी यहाँ पे कोई डाला हुआ नहीं है, अगर मैंने सर्विस को चालू की और डालना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस खाली हुए नॉन कोर के अंदर हम देखें तो ये डिटेल एक चेंज हुई, बराबर, और अथॉरिटी क्या हुआ, और दूसरा हुआ ये और ये बैंक, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसको भी लास्ट में हमें क्या कर देना है, वेरिफिकेशन। डायरेक्टर का, अथॉरिटी सिग्नेचर का नाम ले लीजिए और फिर अहमदाबाद करके आप सीधा इसको सिलेक्ट कर दीजिए। अब मैंने भाई 2 एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए की, नॉन कोर और कोर, बराबर। अब उसको मैंने वेरिफिकेशन नहीं किया, तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे आप यूजर सर्विस में जाओगे, यूजर सर्विस के अंदर माई सेव्ड एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे देखो आज के दिन में मैंने 2 एप्लीकेशन की है, वो यहाँ पे दिख रही है मुझे, पर मैंने वो कंप्लीट नहीं की, तो स्टेटस में क्या दिख रहा है, ड्राफ्ट। अब ये कब तक चलेगी, ये जो एप्लीकेशन है वो 13 जनवरी तक मेरी ओपन रहेगी, यहाँ पे वो एक्सपायर बाद में होगी। 13 जनवरी तक मैं इसको कंप्लीट करके सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन पहले की थी मैंने 15/11 को, बराबर, नॉन कोर फील्ड में, बट वो भी अभी ड्राफ्ट ही दिखा रही है, पर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने एप्लीकेशन की तब प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे या कुछ नहीं था तो मैंने इसको सेव करके हम रख सकते हैं, जब डॉक्यूमेंट मिले तब उसको सबमिट करके फाइनली हम सबमिट कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं करना तो मैं यहाँ से उसको क्या कर देता हूँ, डिलीट, तो ये एप्लीकेशन मेरी डिलीट हो जाएगी। मतलब ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुई नहीं है। अब इसको सीधा यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस वहीं पे एप्लीकेशन पे आप आ जाओगे, देखो नॉन कोर फील्ड जो अपने एप्लीकेशन अधूरी छोड़ी थी वहीं पे भी, बराबर। फिर इसको सीधा आप वेरिफिकेशन पे जाके क्लिक करके कर सकते हो। पर अगर नहीं करनी है हमें तो उसको सर्विसेज में जाके, यूजर सर्विस में जाके माई सेव्ड एप्लीकेशन जो है, माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे हम इसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, डन। अब नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वो होगा कैंसलेशन और सस्पेंशन पे। जीएसटी नंबर कैंसिल किस तरीके से हो जाता है, क्या क्या रूल हम फॉलो नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट
जीएसटी नंबर जो होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो कैंसिल हो जाता है। और कभी हमें सस्पेंड भी नंबर कर देते हैं ऑफिसर, तो सस्पेंशन क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजन होते हैं, कैंसलेशन के क्या क्या रीजन होते हैं, और सुमोटो कैंसलेशन एक बोलते हैं उसको, वो कैसे होता है, और उसको अब हम चालू करना है वापस, यानी कि ऑफिसर ने सस्पेंड कर दिया नंबर, या फिर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया नंबर, या फिर उसने कुछ हमें नोटिस दिए और उसका अभी हमने कुछ रिप्लाई कैसे करना है, या जो सस्पेंशन हो गया या कैंसिल हो गया उसको हमें वापस चालू कैसे करना है, मतलब एक्टिव कैसे करना है, उसको बोलते हैं रिवोकेशन। यानी कि सस्पेंशन, कैंसलेशन, सुमोटो कैंसलेशन और रिवोकेशन, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। कभी ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो भी बिजनेस ओनर है, या उसको ऐसा लगता है कि भाई वॉलंटरी नंबर लिया था बट अभी बिजनेस नहीं है, तो उसको खुद को कैंसिल करना है नंबर, तो उसको भी कैसे करना है। एक कैंसलेशन होता है बिजनेस ओनर खुद अपने हिसाब से, यानी कि वॉलंटरी बेस पे करें। एक होता है डिपार्टमेंट के थ्रू कैंसलेशन हो जाए, बराबर। तो कैंसलेशन के कितने कितने रीजन होते हैं, किस तरीके से उसकी प्रोसीजर होती है। अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है तो फिर उसको हमें एक्टिव करने के लिए एक रिवोकेशन की प्रोसेस होती है, तो रिवोकेशन कैसे करना है वो, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप अपने साथ और लोगों को भी इस सेशन के अंदर ज्वाइन करवाइए। हमारा ये जो कॉल होता है वो ओपन कॉल होता है, इसके लिए खाली रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। हमने स्टार्ट किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टॉपिक से लेके, तो जीएसटी के जितने भी कॉम्प्लियंस आते हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, इसके बाद कैंसिलेशन का, रिवोकेशन का आएगा, उसके बाद सब रिटर्न्स की प्रोसेस भी हम यहाँ पे आपको ऐसे ही लाइव करके दिखाएंगे। जैसे GSTR 1 है, GSTR 2 भी है, GSTR 3 भी है, फिर GSTR 4 है, कॉम्पोजिशन डीलर है तो CMP 08 है, ITC 04 का रिटर्न होता है, फिर एनुअल रिटर्न होते हैं। वो सारे टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लर्न करेंगे। और आज कोई अगर नया ज्वाइन हुआ है पहली बार, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जहाँ पे आपने ज्वाइन किया, वेबिनार रजिस्टर किया था, उसके बाद साथ में पास्ट वेबिनार भी हमारे हैं, तो आप वो भी लर्न कर सकते हो वहाँ पे। तो आपको जो अभी तक हमने सिखाया हुआ है वो आपको वहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कैंसिलेशन की और रिवोकेशन की प्रोसेस डिटेल में जानेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।